हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसा है मौसम वहां। तो होप आप लोग बहुत तैयारी से जो है अपने मिशन की प्राप्ति के लिए लगे होंगे, दिन रात एक करके। तो बेटा बढ़ते हैं आगे। तो आज हमें जो है आपको इस चैप्टर 3 जो हमने आपको बताया बेटा विद्युत धारा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर में 3 पढ़ने में आ रहा है बेटा, दिखने में आ रहा है। तो जो है 3 की आज दिखाएंगे हाईलाइट। हाईलाइट का मीन्स जो है आपको मालूम करना है कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से सूत्र सीखे। तो बेटा सबसे पहले हमने इसमें सीखा, इसका जो पहला पार्ट था ओम का नियम, दूसरा पार्ट था किरचॉफ का नियम। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की बेटा विद्युत धारा से, और विद्युत धारा का सूत्र हमने क्या सीखा। विद्युत धारा को बताया मैंने, अगर विद्युत धारा एक समान रूप से किसी चालक में प्रवाहित हो रही है तो I = Q/T। इसमें औसत विद्युत धारा की बात की तो बताया डेल्टा Q/डेल्टा T, टोटल आवेश की मात्रा बट्टे कुल समय। अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करते तो हम बोल रहे थे dQ/dt। ठीक है, यहीं से अगर Q अगर कैलकुलेट करना है तो I dt, है ना, कहीं से लेके कहां तक, मान लीजिए 0 से लेके I तक है। तो इस प्रकार से हमने सीखा। इसका ऐसा ही मात्रक, I का ऐसा ही मात्रक बताया हमने कूलम पर सेकंड। और ये कहा कि विद्युत धारा एक जो अदिश भौतिक राशि है। आप लोगों को वैसे मालूम प्रदेश है, लेकिन अभी आप लोगों के लेवल तक बेटा क्या है, अदिश राशि। वैसे तो ये टेंसर है। तो हम विद्युत धारा को बहुत आसानी से बीज जो गणितीय योगफल इसका कर सकते हैं बेटा, अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज सीखी हमने। इसके बाद मैंने आपको बताया बेटा अनुगमन वेग, और अनुगमन वेग की हमने बात की तो हमने बताया कि अनुगमन वेग क्या है, माध्य मुक्त पथ बट्टे जो है औसत श्रांत काल। ये मैंने कहा था। ओके बेटा, किसी दो सक्सेसिव, है ना, मतलब क्रमागत जो है एक के बाद दूसरे आने वाले टक्कर के बीच में लगने वाली दूरी जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा, उसे बोलते हैं मुक्त माध्य पथ या माध्य मुक्त पथ। और जो है इन्हीं दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच लगने वाले टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, श्रांत काल, जहां जो है इलेक्ट्रॉन जो है टक्कर होने से पहले आराम कर रहा है, श्रांत कर रहा है, मतलब सो रहा है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने बात की जो है इसी में कि I = क्या होता है, हमने NeABD। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, A × L। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश। A क्या है बेटा, जो है उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। BD क्या है, अनुगमन वेग। तो ये था। इसमें हमने कहा था आपसे कि जो है अगर BD का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो वो जो है औसत वेग है, वह औसत वेग है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव एंड की ओर, चालक के प्लस एंड की ओर जो है ड्रिफ्ट हो रहा है, आ रहा है। तो इसका हमने फॉर्मूला बताया था बेटा A टाउ। और इसी में हमने कहा था कि BD का वैल्यू, A का वैल्यू E/m × टाउ। ये इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम है, हम लोग करेंगे प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट उसमें। इसके बाद हमने बताया था बेटा E का वैल्यू B/L होता है, तो यहीं से B × टाउ। बेटा फिजिक्स में और मैथ में अंतर यही है कि सब फिजिक्स में आपको हर भौतिक राशि का नाम लिखना है, प्लीज नोट इट। हर भौतिक राशि का नाम सूत्र में लिखा हुआ होना चाहिए, जबकि जो मैथ में आपको किसी भौतिक राशि का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है। देखिए बेटा सातवां, देखिए सातवें में हमने कहा कि जो है इस BD की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ। तो बेटा I का वैल्यू आया mL/ne² A टाउ × V। तो ये क्या हो गया, ये हो गया R। तो प्रतिरोध एग्जाम में पूछते हैं, वाइवा में पूछते हैं, जब प्रैक्टिकल का वाइवा होता है कि प्रतिरोध का सूत्र बताइए श्रांत काल के टर्म में। तो बेटा क्या हो जाएगा, mL/ne² A टाउ। यहां से हमें मालूम पड़ा कि R का वैल्यू जो है n टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
यहाँ ये याद रखो बस, n क्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या इकाई आयतन के लिए। बताओ बेटा कैसा कैसा चल रहा है यहाँ तक? ठीक है, इसी में हमने जो है कुछ और टर्म सीखे जो है। हमने एक टर्म सीखा J, जिसे बोलते हैं करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, बताया I/A, और हम सही जो सब फॉर्म में लिखें तो I को बताया हमने JA cos थीटा। अगर जो है ना करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तब ये इस टाइप से हम जो है I का वैल्यू J cos थीटा से कैलकुलेट करते हैं, या I इंटीग्रल J dA या फिर ds मान लो dA। ठीक है, इस प्रकार से आया। J क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, जो I का डायरेक्शन होगा उसी में J होगा, तो J क्या आएगा बेटा, इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका जो है SI मात्रक होगा। ठीक है बेटा, यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम? तो आप बेटा कॉपी पेन लेके बैठिए, तभी आपकी चीजें सही से हो पाएंगी, और आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए। अब देखिए बेटा 9वां, अब इसके बाद हमने आपको एक टर्म बताया था जी को बोला था हमने 1/8, मतलब प्रतिरोध का उल्टा। इसे बोलते हैं बेटा विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। ठीक है, लिखते रहो, है ना। इसके बाद मैंने बताया एक फॉर्मूला होता है ρ=RA/L। ठीक है, तो अगर हम वहां से देखें RA/L, तो बेटा रो का सूत्र जो आ जाएगा M/m² टाउ इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है बेटा, इस रो का नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी बोलते हैं बेटा। ये सब मैंने आपको बताया, आप है ना लिखते जाओ ने जो है। तो बेटा 1/रो को हमने कहा सिग्मा, इसका नाम है बेटा, सिग्मा का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है, इसीलिए इसे विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है, तो विशिष्ट चालकता बोलते हैं इसे। बेटा करो नोट, इसे बोलते हैं विशिष्ट चालकता, है ना, कंडक्टिविटी। ये जो है 1/r का उल्टा है, तो इसे बेटा बोलते हैं चालकता। जी का नाम आप लिख लो, आप भी मतलब गलती ना हो, विशिष्ट और चालकता में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। 1/r का उल्टा चालकता है, प्लीज नोट इट, और रो का उल्टा बेटा विशिष्ट चालकता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कि नहीं समझ में? ओके, तो बढ़े आगे। एकदम चार्ज आप अपनी बैटरी रखो बेटा, फुल चार्ज रखिए जो है। टाइम बहुत कम है बेटा, इस टाइम पे आपने जितनी मेहनत कर ली वही आपके फ्यूचर को बनाने वाली है। अगर यहाँ इस टाइम पे अगर आपने आलस कर लिया तो कुछ नहीं होना, आपको सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। देखो बेटा 30, इसी में हमने एक टर्म और सीखा जिसका नाम है गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। इसको हमने कहा VD/E। तो यहां से VD का वैल्यू क्या आ रहा है बेटा, μe। बच्चों ने पूछा कि सर जो म्यू का SI मात्रक क्या होता है, तो बेटा देखो यहां से आ जाएगा। VD का बताओ मीटर पर सेकंड, E का बताओ न्यूटन पर कूलाम, कूलाम पहुंच जाएगा ऊपर जो है, तो है ना। तो एक तो मात्रक हो गया, ये हो गया, लेकिन कूलाम पर सेकंड आपको मालूम है क्या होता है कूलाम पर सेकंड? देखिए बेटा मीटर पर सेकंड और न्यूटन पर कूलाम E का होता है। तो न्यूटन पर कूलाम ऊपर ऊंचाई बताओ, कूलाम पर सेकंड अभी बताया मैंने एम्पियर होता है, तो मीटर एम्पियर न्यूटन इनवर्स। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अच्छा यहीं पे देखो BD का अगर मीटर पर सेकंड है ना लिखता हूं मैं, E का इसका क्या होता है, तो E का सूत्र V/R, V/R से क्या आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर यहाँ पे आ जाएगा, तो मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। ये दोनों मात्रक हो गए। समझ में आया कि नहीं, बताओ समझ में आया कि नहीं? देखो BD का एक बार देख लो, मीटर पर सेकंड ओवर E का वोल्ट पर मीटर, ये यहां चला गया मीटर स्क्वायर ओवर वोल्ट सेकंड या मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। बताओ बच्चों कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, अब देखिए तो ये बातें आपकी यहां तक पूरी हो गई। अब इसके बाद मैंने बेटा बताया था आपको कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को परिवर्तित ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच में लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। इसे मैंने बताया ऐसे और इसे भी बताया।
RI। इसे क्या बता दिया मैंने बेटा, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम। जहां जहां VI के डायरेक्ट उल्टू होगा उन्हें ओमी कंडक्टर बोलेंगे, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। डायोड और ट्रांजिस्टर में हमने देखा V और I में इस जो प्रकार से जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला संबंध नहीं होता है, तो उन्हें बोलते हैं अनओमी कंडक्टर या नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है बेटा। प्रतिरोध का मात्रक आप लोगों को मालूम है, R इक्वल टू क्या होता है, V ओवर I। तो V क्या है, वोल्ट पर एम्पियर। इन दी ऑनर ऑफ ग्रेट फिजिसिस्ट इसे क्या बोलते हैं, ओम। ओम नमः शिवाय। बेटा क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है। अब उसी टाइप से जो है जब ये बता रहे थे हम जो है 1/R को G, तो G का भी सूत्र आपको मात्रक मालूम होना चाहिए, ओम। ओम ओम इनवर्स इसे क्या बोलते हैं, इसे कर दो बेटा उल्टा कर दो, ओम को कर दो उल्टा, MHO मोह। बहुत सारे लोग MHO बोलते हैं, कोई मोह बोलते हैं। ठीक है। उसी टाइप से रो का भी अगर आपसे कोई पूछे तो रो क्या होगा, RA ओवर L, तो क्या होगा, ओम मीटर। ठीक है बेटा। सिग्मा का क्या हो गया, 1 ओवर रो, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम जो इनवर्स का दूसरा मात्रक क्या है, साइमन भी है, साइमन। ठीक है बेटा। तो ये अब ये क्या होगा, मोहो पर मीटर। तो ये सब जो है यहाँ पे साइमन पर मीटर, ये सब मात्रक भी देखो, फिजिक्स वाले टीचर या बच्चे बिना मात्रक के बात नहीं करते हैं, तो आप लोगों को मात्रक सबको मालूम होना चाहिए बेटा। ऐसे करें रब जो है, बताओ कैसा चल रहा है। ठीक है। अब देखिए और क्या सीखा आपने, और जो है हमने बेटा बताया आपको कि प्रतिरोध का टेम्परेचर के साथ अगर कोई चालक है, कोई चालक मान लीजिए कॉपर है, तो उसका जो है टेम्परेचर के साथ जो है प्रतिरोध या फिर जो है रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ रो और R जो है, तो रो में जो वेरिएशन होगा वही सा R में होगा ना, टेम्परेचर के साथ बेटा। तो RT को हमने क्या बताया, R0 1 प्लस अल्फा टी। देखो बेटा ये आप रखो याद कि रो जो है किसी भी जो है पदार्थ के मटेरियल का गुण है। जब तक वो पदार्थ चेंज नहीं होगा तब तक जो है उसकी लंबाई चौड़ाई घटाने है ना या बढ़ाने से रो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसा एग्जाम में पूछते हैं तो आपको रो पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, हाँ लेकिन R पे होगा। तो पहले सीख लो, टेम्परेचर के साथ ये होता है जो है, यहां से अल्फा का सूत्र आ जाएगा, RT ओवर R0 -1 इक्वल टू अल्फा टी। तो RT माइनस R0 ओवर R0 इंटू अल्फा इक्वल टू टी, या जो यहीं से आ जाएगा, ये तो हो गया तापमान में वृद्धि। इतनी तापमान में वृद्धि करके टेम्परेचर में इतनी वृद्धि, उसमें प्रतिरोध में इतनी वृद्धि होगी बेटा। अल्फा का सूत्र जो है RT माइनस R0 ओवर R0 इंटू टी। तो बेटा इस जो अल्फा का नाम है प्रतिरोध का ताप गुणांक, प्रतिरोध का तापीय गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ताप गुणांक है ना बेटा, पढ़ने में आ रहा है। ठीक है। तो इस पोर्शन को मैं कर देता हूं रब बेटा। ठीक है। तो ये चल रहा है हाईलाइट, और ये विकेट गिरा, कब चौका लगा कब छक्का लगा, तो इसी चीज को बेटा रू के फॉर्म में लिखोगे। तो रो टी माइनस रो जीरो ओवर रो जीरो इंटू टी आ गया सूत्र बेटा। रो जीरो क्या था, है ना, प्रतिरोधकता 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। रोटी क्या है, प्रतिरोधकता T डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है। तो ये क्या होगा बेसिकली डी रो ओवर डी टी, डी रो ओवर रो जीरो इंटू टी। मतलब एक जो है सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि करने पर जो प्रतिरोधकता में फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता का तापीय गुणांक। बताओ बेटा। ठीक है। तो हमने देखा कि साहब जो है कंडक्टर के साथ ऐसा होगा, लेकिन जो है सेमी कंडक्टर के साथ ये टेम्परेचर के साथ साथ घटेगा। जैसा मान लीजिए गैलियम आर्सेनाइड,
ठीक है। मिश्र है धातु कोई, जो मिश्र धातु जैसे नाइक्रोम है तो उसके साथ भी ये सब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये चीजें बेटा आपने देखी जो है ना। अब देखिए इसके बाद इसमें और क्या बचा। ठीक है, ये पहला पार्ट जो है यहाँ पे है ना खत्म हो गया था। अब बेटा करते हैं इसका जो है दूसरा पार्ट स्टार्ट। तो दूसरे पार्ट में मैंने बताया कोई एक सेल है, सेल का एक ईएमएफ होगा और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। सेल का ये ईएमएफ होगा और एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, ये ईएमएफ ई है, यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। तो बेटा यहाँ से अगर विद्युत धारा जो है आई है तो आई का वैल्यू मैंने बताई ई आर प्लस आर। ठीक है बेटा। अब जो है इसी में हमने कहा कि ये जो है ये क्या है, ई विद्युत वाहक बल बोलते हैं, और ई का सूत्र अगर देखें आई आर प्लस आई आर। ये आई आर क्या होगा बेटा, वी होगा, तो वी प्लस आई आर इक्वल टू क्या होगा ई। कहने का मीन्स ई का वैल्यू क्या होगा बेटा, वी का वैल्यू बताओ, ई माइनस आई आर। जब किसी बैटरी से करंट जो है ड्रॉ हो रहा है तो जो है सेल या फिर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या रहेगा, विभवांतर, या जो है सेल की प्लेट के बीच जो विभवांतर, उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल विभवांतर। जो है ईएमएफ है, मतलब विद्युत वाहक बल माइनस इस आंतरिक प्रतिरोध में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के माइनस इतना कम हो जाएगा। ई जो है बेटा, ई क्या होता है, जब जो है सेल को किसी भी सर्किट में यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब सेल से कोई भी सा करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उस केस में जो है सेल की प्लेट के बीच में जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा, मैक्सिमम विभवांतर होगा, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है बेटा। देखिए आपका टीचर आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तो आपका भी उत्तरदायित्व है कि आप भी लग जाओ अपने अब मिशन की प्राप्ति के लिए। बेटा मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। तो बेटा ये सब चीजें आपको देखनी है। इसके बाद देखिए मैंने कहा कि सेलों का संयोजन, बेटा इसमें से कोई एक संयोजन जो है एग्जाम में आने का चांस रहता है। तो हमने कहा अगर सेल जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, कोई मान लीजिए दो सेल हैं, तो जब भी दो सेल की बात होगी तो उनके E1 E2 और ये R1 R2 की बात होगी, तो एक सेल आएगा तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट जो है ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, कुल उसका जो है विद्युत वाहक बल और कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो ये क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, दो से ज्यादा है तो EN तक जाएगा। उसी टाइप से ये क्या हो जाएगा, सीरीज की तरह R1 प्लस R2 अप टू Rn। ठीक है बेटा। अगर हमने कहा कि अगर n जो आइडेंटिकल सेल है, आइडेंटिकल सेल का मतलब सबकी जो है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे सेल हैं, तो सबके ईएमएफ एक जैसे सेल के लिए, एक जैसे सेलों के लिए क्या होगा बेटा, E1 E2 इक्वल टू E, सारे के सारे इक्वल होंगे। उसी प्रकार से आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 R3 Rn ये सब इक्वल क्या हो जाएंगे R के। तब जो इसमें विद्युत धारा टोटल जो बहेगी, टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, Ne ओवर कैपिटल R प्लस NR। तो यहां से हमें देखना है कि जब जो है इस आंतरिक प्रतिरोध का वैल्यू इस बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम होगा, इसका वैल्यू बहुत कम होगा तो नेगलेक्ट हो जाएगा, तभी जो है श्रेणी संयोजन से अधिकतम विद्युत धारा खींची जा सकती है, अधिकतम विद्युत धारा ली जा सकती है। ठीक है बेटा। श्रेणी के बाद बात कर रहे थे हम, जो है बात कर रहे थे दो सेलों के समांतर क्रम का पार्श्व क्रम, समांतर क्रम। ठीक है। तो समांतर क्रम में हमने देखा ये जो है E जो है इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आता था बेटा, E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2, तथा R जो है इक्विवेलेंट मतलब ये आता था ऐसे 1 ओवर R इक्विवेलेंट
इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, अर्थात ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉलो कर रहा है। R1 प्लस R2 R1 R2, ये जो है इस टाइप से दो जो है सेलों के लिए आ रहा है। अगर बेटा आइडेंटिकल सेल होते, एक जैसे सेल, तो जो है इसमें बेटा ये सब E1 E2 इक्वल रहेगा, R1 R2 R3 भी R के इक्वल रहेगा, तब देखो I की वैल्यू क्या होगी। अब टोटल जो वोल्टेज इसका E जो है इक्विवेलेंट, इसे बेटा सीखो, समांतर क्रम में E इक्विवेलेंट E के इक्वल होता है। देखो आप ध्यान रखो, यहाँ E1 R, E2 E हो गया R, R प्लस R, तो 2R क्या होगा बेटा, 2ER ओवर 2R, ये से सीखो, तो ये क्या होगा, इक्वल टू E हो गया। तो ये E ही रहेगा ओवर प्लस R प्लस R बाई N, तो ये क्या हो जाएगा, E ओवर NR, यहाँ क्या हो जाएगा NE, इस टाइप से आ जाएगा। अब जो इस केस में अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए सेलों के इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब इसे हम नेगलेक्ट करेंगे, तब इससे जो है इस प्रकार के समांतर संयोजन से हम मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं। बताओ आ रही है कि नहीं, फील आ रहा है कि नहीं बेटा, बताओ, बता क्यों नहीं रहे हो, बताओ बेटा। तो इस प्रकार से ये चीजें सेलों के संयोजन की हुई। इसके बाद सबसे बेहतरीन और सबसे महत्वपूर्ण जो है धमाकेदार है ना नियम आया बेटा, जिसे हमने कहा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम बेटा, जहां जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाए, जहां जो है ओम का नियम भी हमारा कुछ ना कर पाए, काम में ना पाए, वहां हमें बेटा किरचॉफ बाबा को याद करना चाहिए। हमें किरचॉफ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए, उन्होंने हमारी लाइफ बहुत आसान बना दी। तो बेटा इसमें हमने बताया आपको दो नियम। पहला नियम ये कहता है कि अगर किसी जो है ना परपथ में एक कोई संधि है, जंक्शन है, उस पर जितनी भी जो है करंट जो है मीट कर रही होंगी, भले ही विद्युत धारा अंदर जा रही हो या विद्युत धारा बाहर जा रही हो, ठीक है बेटा, तो इन सब का अलजेब्रिक सम I1 प्लस I2 प्लस I3 बेटा अलजेब्रिक सम का मीन्स होता है बीजगणितीय योगफल शून्य होना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें एक जो चिन्ह परपाटी का याद रखना है आपको, चिन्ह परपाटी ये कहती है कि जो विद्युत धारा जंक्शन में जा रही है, जैसे I1 है उसे पॉजिटिव लेना है, जो जंक्शन से बाहर जा रही है जैसे I2 है और I3 भी बाहर जा रही है तो उसे नेगेटिव लेना है। तो कहने का मीन जितनी विद्युत धारा एंटर हो रही है उतनी विद्युत धारा बाहर जाएगी, मतलब I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। तो बेटा पूछते हैं बेटा किरचॉफ का प्रथम नियम, इसे बेटा संधि का नियम बोलते हैं, ठीक है, या फिर विद्युत धारा का नियम। ये जो है भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है आप बताओ, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखो सारे बच्चे। ये जो है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है बेटा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। बताओ कैसा रहा, ठीक है। अब बात करते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम की। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बोलता है बेटा, देखो पूरा चैप्टर कुछ ही मिनटों में खत्म हो रहा है। द्वितीय नियम को बोलते हैं लूप का नियम, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि साहब कोई भी बंद लूप है उसमें जितना भी विभवांतर होगा उस सब का अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो विभवांतर किसके द्वारा होगा बेटा, सेल के द्वारा होगा या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो ये दोनों इक्वल टू 0। इसमें जो है E का पॉजिटिव लेंगे, अगर जो है आप लूप में चल रहे हैं, अगर पहले पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव एंड आ रहा है तो बेटा E को पॉजिटिव लेना है, अगर पहले नेगेटिव एंड आ रहा है तो बेटा नेगेटिव लेना है, ठीक है। बैटरी लूप में आप घूमे, जब भी पॉजिटिव एंड आया तो प्लस लेना है, नेगेटिव एंड आया तो नेगेटिव लेना है। इसे कब लेना है प्लस, अगर बेटा लूप के ही डायरेक्शन में विद्युत धारा बह रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो I की वैल्यू को पॉजिटिव लेना है। अगर विद्युत धारा जो है विपरीत डायरेक्शन में बहने लगी लूप के तो बेटा I की वैल्यू को नेगेटिव लेना है। एग्जाम में पूछते हैं कि जो है
किरचॉफ का द्वितीय नियम भौतिक विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बेटा ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, है ना, किस पे आधारित है बेटा? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बताओ हुआ बेटा? अब देखिए इसके बाद जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बाद इसके एप्लीकेशन के लिए आया व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु। आर यू एंजॉइंग द फिजिक्स बेटा? बोर तो नहीं हो रहे हो? ये लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण व्हीटस्टोन सेतु बेटा, पिछले साल आपके कोर्स में 3 जो है थे, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभव मापी। इस साल व्हीटस्टोन सेतु ही है, तो व्हीटस्टोन सेतु पे क्वेश्चन आना बिल्कुल पक्का है। लिखो, नोट कर लीजिए इस बात को। देखो बेटा व्हीटस्टोन सेतु क्या है? 4 पॉइंट है, मतलब समांतर चतुर्भुज एक बनाओ, हर एक चतुर्भुज की हर साइड में एक एक जो है प्रतिरोध आप लगा दीजिए। मान लीजिए P है, Q है, R है, S है। इस डायगोनल में एक धारा मापी और कुंजी जोड़ दी। इसमें एक जो है बैटरी या सेल जो है, एक बेटा रियोस्टेट और एक कुंजी से ये जोड़ दिया। कुंजी केवल मान लो इसे K2 मान लीजिए। तो बेटा अगर इसमें जो है आप PQRS को इस प्रकार से आप समायोजित कीजिए, एडजस्ट कीजिए कि धारा मापी में जो विद्युत धारा है वो 0 हो जाए, मतलब धारा मापी में विक्षेप शून्य दिखाई दे, तब इसकी जो एडजेसेंट साइड है, मतलब P/Q में जो प्रतिरोध का अनुपात है, ये P/Q = R/S होगा। ये होता है व्हीटस्टोन सेतु का प्रिंसिपल। और बेटा इस पे बेस्ड प्रॉब्लम है। जब भी इस प्रकार से कहीं आपको सर्किट दे दिखाई, तो इस वाले जो है शाखा का कोई भी काम नहीं, इसे आप हटा देते हैं। तो ये दोनों जो है सीरीज में हो गए, ये भी दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, उसके बाद पैरेलल में हो गए। तो इस जो प्रकार से हम इसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो बेटा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। कैसी रही हाईलाइट? लेकिन अभी इसमें जो है क्या देना बाकी है? अभी तो इसमें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज देना बाकी है। तो बेटा इसमें जो है 2 सूत्र और थे कि अगर किसी जो है तार को लंबा कर दिया जाए, खींच के उसकी लंबाई L1 से L2 हो जाए, ठीक है, तो लंबाई अगर ज्यादा होगी तो उसका जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या उसकी अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या भी कम हो जाएगी। तो उसे भी कंसीडर करना है। तो कंसीडर करने के बाद डायरेक्ट सूत्र रखो यार, L1/L2 का होल स्क्वायर। अब जो है जब मतलब लंबाई ज्यादा थी तो उसका बेटा जो त्रिज्या है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वो आएगी आपकी R1/R2 = R2/R1 की घात 4। ओके, तो ये आपको याद रखना है। या A2/A1 का होल स्क्वायर = R1/R2, इस प्रकार से आएगा बेटा, ठीक है। तो जो है इसी में अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो एक तार की लंबाई आपने n गुनी कर दी, तो जो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, एक ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, N2 = NL1। तो बेटा R1/R2 देखो L1 क्या हो जाएगा? L1, तो L1 और L2 की जगह NL1 का स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया। तो R2 बढ़ के क्या हो जाएगा? N² R1, N² गुना हो जाएगा। देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सा है यार, आगे नहीं आप लोगों की समझ। देखो R1/R2 क्या आ गया? 1/N²। अब R2 की वैल्यू क्या आ गई? N² × R1, मतलब N² टाइम्स हो जाएगा। अगर बेटा मान लो एरिया A2 घट के जो है N टाइम्स हो चुका है, तो बेटा रख दो, तो R1/R2, A2 क्या हो गया? A1/N/A1 का होल स्क्वायर। तो फिर से कैंसिल आउट, तो फिर से यही सेम आ गया। मतलब भी R2 का वैल्यू
n² R1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है ये आपका बेटा फिनिश। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी पूछो, है ना, बिल्कुल आसान सा है। तो दिस वाज दी हाईलाइट ऑफ दी चैप्टर। तो बच्चों खूब पढ़ो और मन लगा के पढ़ो, रोज पढ़ो, यही जो है आपकी बेटा सफलता की कुंजी है। तो बच्चों धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।